हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज पढ़ते हैं क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्लोटेशन। इसके बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जो भी टॉपिक दिया गया है चैप्टर में, एक एक टॉपिक हम सीरियल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है। फ्लोटेशन मतलब होता है बहना, किसी भी चीज़ का बहना फ्लोटेशन कहलाता है। तो फ्लूइड के बारे में पहले जान लेते हैं। फ्लूइड क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट या एनीथिंग which can float। कोई भी चीज़ जो फ्लोट कर सकता है उसको फ्लूइड कहते हैं। कोई भी चीज़ जो बह सकता है उसको फ्लूइड कहते हैं। जैसे फ्लूइड में आ जाएगा लिक्विड, लिक्विड भी बहता है, उसको भी फ्लूइड कह सकते हैं। गैसेस जितने भी होते हैं, गैसेस भी फ्लो करते हैं, बहते हैं। हवा भी बहता है, तो उस गैस और लिक्विड ये दोनों चीज़ें फ्लूइड में आ सकती हैं। तो फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग विच कैन फ्लोट। एनीथिंग विच कैन फ्लोट, जो कोई भी चीज़ जो बह सकता है उसको फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद अगला है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, तो थ्रस्ट भी फोर्स ही होता है। कोई भी फोर्स जो हम किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी सरफेस पे जो फोर्स हम लगाते हैं उसी को थ्रस्ट कहा जाता है। लेकिन जो थ्रस्ट होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है। सपोज ये बोर्ड एक सरफेस है, इस सरफेस पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कोई फोर्स ऐसे हम लगा रहे हैं, कोई फोर्स इधर से लगा रहे हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएंगे तो उसको थ्रस्ट नहीं कहेंगे। जब कोई फोर्स जब हम 90 डिग्री पर लगाएंगे या परपेंडिकुलर, मान लीजिए नॉर्मली या परपेंडिकुलर ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ वाइट बोर्ड पे, तो इस फोर्स को क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है सरफेस के साथ। तो जब परपेंडिकुलर फोर्स हम किसी भी सरफेस पर लगाते हैं तो उस परपेंडिकुलर फोर्स को ही थ्रस्ट कहते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर और नॉर्मल फोर्स अप्लाइड ऑन ए सरफेस। किसी भी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्स अगर हम लगा रहे हैं कोई फोर्स, तो उसको थ्रस्ट कहेंगे। और थ्रस्ट फोर्स है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो यानी थ्रस्ट का भी अगर यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है थ्रस्ट का, यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टू न्यूटन। थ्रस्ट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि ये भी एक फोर्स ही तो है। यूनिट हो गया, उसके बाद फ्लूइड हो गया, थ्रस्ट हो गया। अब देखते हैं प्रेशर। अगला टॉपिक जो है वो प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर जो होता है, हम मान लीजिए फोर्स हमने लगाया, इसको थ्रस्ट कहेंगे। अब इसी फोर्स, ये जो फोर्स हमने सरफेस पर लगाया है, इस सरफेस का कोई एरिया होगा, तो उस एरिया के एक यूनिट पे, सपोज कि ये सरफेस का जो एरिया है, इस सरफेस का जो एरिया है वो कितना है, 100 मीटर स्क्वायर। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि इस सरफेस पे जिस पे हमें फोर्स लगा रहे हैं, थ्रस्ट लगा रहे हैं, उसका एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर है। अब इस एरिया के एक यूनिट पे, यानी एक यूनिट एरिया पे, तो 100 मीटर स्क्वायर का एक यूनिट एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट एरिया हो जाएगा, 1 यूनिट एरिया हो गया इस सरफेस का। 100 मीटर स्क्वायर था, उसका 1 मीटर स्क्वायर जो होगा एक यूनिट एरिया हो जाएगा। तो इस एक यूनिट एरिया पे जितना थ्रस्ट या फोर्स लग रहा है उसी को कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें, प्रेशर इज द मेजर ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, इसका मेजरमेंट हम, जो मेजरमेंट होता है उसको प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फार्मूला क्या हो जाएगा,
प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर का फार्मूला होता है। अब प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी इक्वल टू SI यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन SI यूनिट ऑफ एरिया। ठीक, SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ फोर्स का SI यूनिट अपॉन एरिया का SI यूनिट कर देंगे तो हमको प्रेशर का SI यूनिट मिल जाएगा। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, N से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और SI यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को और क्या नाम दिया जाता है, इसी को और क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है, पास्कल। और इसको पास्कल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P और स्मॉल a से। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P और a से। यही SI यूनिट है प्रेशर का। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने देख लिया फ्लूइड थ्रस्ट प्रेशर, उसके बारे में उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसका यूनिट हमने देख लिया। और एक चीज़ मैं प्रेशर के बारे में बता दूं, जो प्रेशर है, इस फार्मूले से आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि जो प्रेशर होता है, किसी भी सरफेस पे हम जो प्रेशर लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, फोर्स से। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, या फोर्स इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर हम फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ सरफेस पे, अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाने लगूंगा तो जो प्रेशर होगा इस सरफेस पे वो बढ़ जाएगा। यही होता है कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। और दूसरा क्या है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जो एरिया है इसका, अगर ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मतलब कि अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे इस सरफेस का, अगर मान लीजिए हम एरिया बढ़ा दें तो जो प्रेशर होगा इस सरफेस पे वो घट जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है, एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रेशर घट जाएगा, एरिया अगर घटा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो मैं फोर्स इस सरफेस पे लगा रहा हूँ, अगर इस सरफेस को और छोटा कर दिया जाए तो जो इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो उसका प्रेशर जो होगा इस सरफेस पे इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर इस सरफेस को, बोर्ड को और बड़ा अगर बोर्ड ला दिया जाए, उस पर जब वही उतना ही फोर्स मैं लगाऊंगा तो जो प्रेशर होगा वो कम आएगा। क्यों, क्योंकि एरिया उस केस में ज़्यादा हो गया। तो एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो फ्लूइड थ्रस्ट प्रेशर, 3 चीज़ें हमने समझ लिया इस चैप्टर का। अब इसके आगे हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं और जो भी नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने फ्लूइड के बारे में देखा, थ्रस्ट देखा, प्रेशर देखा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर अर्थ पे लगता है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर होता क्या है, एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर को अगर मैं डिफाइन करूं तो एटमॉस्फेयर इज लेयर ऑफ गैसेस, जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के चारों तरफ या पूरे सराउंडिंग में, उसके अराउंड लेयर्स ऑफ गैसेस पाए जाते हैं। गैसेस के कई लेयर्स पाए जाते हैं और उन सभी लेयर्स को मिला के क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और एटमॉस्फेयर में ढेर सारी गैसेस भी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई गैसेस होते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, इसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है अर्थ पर, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है अर्थ पर, प्रेशर ऑन अर्थ, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर अर्थ पर लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए काफ़ी बेहतरीन अभी तक का जो सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट बना है इसको मेजर करने के लिए, उसका नाम है मरकरी बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। और जो अभी तक का बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है वो मरकरी बैरोमीटर है, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है, तो पास्कल ने यही बताया है कि कोई मान लीजिए जैसे कोई एक कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर को ऐसा नहीं कि इस कंटेनर का शेप चेंज होता हो या कुछ और इसमें कंप्रेस कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जिसका शेप साइज जो है इसका वॉल्यूम फिक्स हो, तो वैसे कंटेनर में अगर सपोज लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, इस कंटेनर में अगर लिक्विड भरा हुआ है और इस कंटेनर का शेप साइज वॉल्यूम ये सब चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा ना हो कि चेंज हो जाए हवा चलने से या कुछ इसमें चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंटेनर में जो लिक्विड फिल्ड है, अब इसमें जो लिक्विड है, लिक्विड का टेंडेंसी होता है कि वो लेफ़्ट डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है, अगर उसको मौका मिले तो लेफ़्ट डायरेक्शन में भी, राइट में भी और नीचे की तरफ भी लिक्विड फ्लो कर सकता है, इसकी टेंडेंसी होती है। लेकिन अब इसको हमने इसमें फिल कर दिया कंटेनर में, तो इससे बाहर निकलने की कोशिश जो है लिक्विड वो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ भी वो फोर्स लगाएगा, लिक्विड इस तरफ भी फोर्स लगा रहा है और नीचे की तरफ भी फोर्स लगा रहा है। तो इस कंटेनर में ऑलरेडी फोर्स लग रहा है और फोर्स जो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है वो प्रेशर हो जाएगा। यानी कि जो लिक्विड इस कंटेनर में है वो ऑलरेडी इस कंटेनर पे कुछ ना कुछ, इस कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है, कुछ ना कुछ प्रेशर है उस लिक्विड का। तो पास्कल ने क्या कहा कि अगर हम इस लिक्विड पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी जरिए से हम किसी इंस्ट्रूमेंट से इसको कनेक्ट करके हम इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस लिक्विड पे। तो ये जो प्रेशर है मान लीजिए 5 पास्कल का है प्रेशर, 5 पास्कल का। तो जो प्रेशर हम इस लिक्विड पे यहाँ ऊपर लगा रहे हैं, ये प्रेशर जो होगा पूरे लिक्विड के हर एक पार्ट में बिना घटे वो पहुँच जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यानी जो 5 पास्कल का प्रेशर, पहले से जो प्रेशर इसमें था लिक्विड में, वो मान लेते हैं कि 3 पास्कल का था। जो पहले से प्रेशर लिक्विड लगा रहा था कंटेनर पे वो 3 पास्कल का था। अब जो बाहर से हमने फोर्स लगाया वो 5 पास्कल का है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पहले से जो प्रेशर था 3 पास्कल का, फिर जो हमने लगाया 5, तो हो जाएगा 8 पास्कल का, ठीक। तो अब ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे 8 पास्कल होगा और यहाँ पे कुछ और आएगा प्रेशर। पास्कल नहीं बताया कि प्रेशर जो है हर एक पार्ट में लिक्विड के इक्वल पाया जाएगा। तो ये जो प्रेशर 8 पास्कल यहाँ पे है, यहाँ पर भी अगर हम फाइंड करेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के, तो यहाँ पे भी जो प्रेशर आएगा वो 8 पास्कल का ही आएगा। तो यही पास्कल ने बताया है कि इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ कि इफ़ वी अप्लाई pressure in if we apply any pressure in a enclosed liquid, then this pressure transmitted, if we apply any pressure in an enclosed liquid, then this pressure transmitted undiminished to all portion of the liquid and container। अगर हम कोई प्रेशर लगाएंगे किसी इनक्लोज्ड लिक्विड में, जो पहले से ही क्लोज्ड है, उस लिक्विड पे अगर हम कोई प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, फैल जाएगा बिना घटे हर एक पार्ट पे, हर एक पोर्शन पे, इस लिक्विड के और इस कंटेनर के। यही पास्कल्स लॉ है।
और उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। इसके बारे में समझेंगे कि जो प्रेशर है उसका ऐसा नहीं है कि केवल एक यूनिट है, प्रेशर के काफ़ी ढेर सारे अलग अलग यूनिट्स हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक यूनिट की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट की बात करें प्रेशर की तो 1 atm यानी एटमॉस्फेरिक यूनिट क्या है इसका, वो होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। ये एटमॉस्फेरिक यूनिट हो गया इसका प्रेशर का। इसी तरह से हम सीजीएस यूनिट अगर बात करें, सीजीएस यूनिट क्या होता है प्रेशर का, प्रेशर का तो होता है टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है सीजीएस यूनिट। इसी तरह से एसआई यूनिट क्या होता है, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसी को पास्कल भी कहते हैं। इसी तरह से एक बार में भी इसको मेजर किया जाता है, तो एक बार कितने इक्वल होता है, एक बार जो होता है वो 10⁶ टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है 1 बार। और ऐसे 1 मिली बार भी होता है, 1 मिली बार कितने के इक्वल होता है 1000 टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इतनी ढेर सारी यूनिट्स हैं प्रेशर की। तो डिफरेंट यूनिट हो गई प्रेशर की, इसको आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। पास्कल्स लॉ क्या होता है मैंने बताया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अब इसके आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक उसको देखेंगे। आइए आगे देखते हैं बॉयंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले बॉयंसी क्या होता है। बॉयंसी कोई भी लिक्विड है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कंटेनर है, इसमें जो है ये लिक्विड है। तो कोई भी लिक्विड है उसका एक टेंडेंसी होता है, उसकी एक एबिलिटी होती है। वो एबिलिटी क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें अगर हम डिप करेंगे, डुबोएंगे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। मान लीजिए हमने कोई वुडन ब्लॉक लिया, उसको इसमें डिप कर रहे हैं, तो जब इसको डिप करेंगे वुडन ब्लॉक को, तो नीचे से एक फोर्स लगेगा, और इस अपवर्ड डायरेक्शन में नीचे से लिक्विड जो एक फोर्स लगाता है, और इस फोर्स को क्या कहते हैं बॉयंट फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं बॉयंट फोर्स कहते हैं। और ये जो एबिलिटी है, टेंडेंसी है बॉयंट फोर्स लगाने की किसी भी लिक्विड की, वो इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं बॉयंसी कहते हैं। उस टेंडेंसी को ही बॉयंसी कहते हैं। ठीक, बॉयंट फोर्स हो गया जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है। कोई भी चीज़ हम जब डुबोएंगे पानी में या किसी भी लिक्विड में, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है उसी फोर्स को ही बॉयंट फोर्स कहते हैं। और बॉयंट फोर्स को ही एक और नाम दिया जाता है अपथ्रस्ट, इसी को अपथ्रस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये बॉयंसी हो गया। जैसे वुडन ब्लॉक अगर एग्जांपल लें तो वुडन ब्लॉक ले लीजिए, या कोई भी चीज़ जब आप पानी में डुबोते होंगे तो आपको एक ऊपर की तरफ एक फोर्स महसूस होता होगा। वो फोर्स क्या होता है बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट होता है। तो ये जो टेंडेंसी है बॉयंट फोर्स लगाने की, इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं बॉयंसी कहते हैं। ठीक, अब इतना तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या बताया है, तो आर्किमिडीज ने क्या कहा कि इसी कंटेनर में अगर हम देखना चाहें तो मैं दूसरा बना दे रहा हूँ यहाँ पे कंटेनर। इसमें मान लीजिए वाटर है, इसमें कोई भी चीज़ हम डालेंगे तो अब बॉयंट फोर्स उस पर लगेगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज क्या कहते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसमें डिप करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है जब डिप होता है तो अपने जो उस पर जो वाटर और डिस्प्लेस करेगा। सपोज यहाँ से हमने डिलीवरी ट्यूब बना दिया, इस लेवल तक वाटर फिल्ड है। अब इसके जैसे वुडन ब्लॉक हमने लिया, उसको इसमें डिप कर रहे हैं। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या वुडन ब्लॉक को जब हम उसमें डिप करेंगे तो एक कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा
और राइज करेगा, और जो लेवल राइज करेगा वो यहाँ से ग्रेविटी से नीचे आएगा इसमें, ठीक। तो आर्किमिडीज ने ही बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम वाटर में डिप करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड का वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जितना लिक्विड ये ऑब्जेक्ट इस पर डुबोने पे जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा, ये जितना लेवल राइज होगा लिक्विड का, उसका वेट, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट इक्वल होता है अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है उसके, तो इक्वल होगा अपथ्रस्ट फोर्स के, या ऐसे लिख लीजिए बॉइंट फोर्स। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल टू बॉइंट फोर्स, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया गया है। तो जो वुडन ब्लॉक है, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन ये आएगा कि पूरी तरह से डुबोने पे या हल्का से डुबोएं तो भी क्या उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप पूरी तरह से डुबो दीजिए या हल्का सा उसका पार्ट जो है वो डूबा हुआ है, तब भी वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो अपने उस पर जितना अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगा। इसका मैं स्टेटमेंट अगर लिखूँ मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, तो क्या कहता है, व्हेन an object put in या fully or partially immersed in liquid, then the liquid displaced by it will be equal to the force, then the weight होगा यहाँ पे, then the weight of the liquid displaced by it will be equal to the buoyant force acting on it। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से या पार्शियली, ये स्टेटमेंट है, इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ। ये चीज़ देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड, पूरी तरह से या कुछ उसका हिस्सा डूबा हुआ है किसी भी लिक्विड में, तो जो जितना वेट जो होगा लिक्विड जो डिस्प्लेस करेगा, यानी जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड और डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट विल बी इक्वल होगा बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस ऑब्जेक्ट पे जितना बॉइंट फोर्स लग रहा है उस फोर्स के इक्वल होगा जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है उस लिक्विड का वेट, यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड विल बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। यही है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। इसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे और कैसे इसको फाइंड किया जाएगा, वेट और चीज़ें, इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, उसका स्टेटमेंट हमने देख लिया, कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया, लेकिन अब उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है और उसमें कई चीज़ें भी बाकी उसको हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए एक कंटेनर ले लिए, फिर से वही कंटेनर, यहाँ पे वाटर हमने लिया है, वाटर या कोई भी लिक्विड। तो अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने डिप किया, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, जितना लिक्विड इसमें डिप करने से डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड
वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड विल बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। जो वेट डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट होगा इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसका वेट किसके इक्वल होगा, पॉइंट फोर्स के इक्वल होगा। ठीक, ये तो हमने समझ लिया। अब दूसरा क्या है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, यहाँ से जो हमने डिलीवरी ट्यूब लगाया था इसमें लिक्विड डिस्प्लेस, जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है वो आया है। ठीक, इसका वेट इक्वल होगा बॉइंट फोर्स से। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जितना ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जितना पार्ट लिक्विड में डूबा हुआ है, इमर्स्ड है, उस पार्ट का वॉल्यूम, यानी जो इतना पार्ट जो डूबा हुआ है इस पार्ट का वॉल्यूम जो होगा, इस पार्ट का वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वेट किसके इक्वल होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, बॉइंट फोर्स के इक्वल होगा। लेकिन जो वॉल्यूम है इमर्स्ड पार्ट का, डूबा हुआ पार्ट का जो वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट के, वो किसके इक्वल होगा, लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूमेरिकल उसमें हमको इससे मदद मिलेगा। अब देखिए वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो वेट होता क्या है, वेट जो है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का हम लिख लेते हैं WL, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड विल बी इक्वल टू फोर्स, FB लिख लेते हैं पॉइंट फोर्स को, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन हमको मिलेगा। देखिए वेट को हम और क्या लिख सकते हैं, M × G लिख सकते हैं, वेट का फार्मूला होता है, और फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, M × G होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये होगा कि जो मास की बात हम कर रहे हैं, इसमें जो मास लिया जाएगा वो ऑब्जेक्ट का होगा, लेकिन इसमें जो मास लिया जाएगा वो लिक्विड का होगा। ये तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं मास ऑफ लिक्विड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक फार्मूला होता है डेंसिटी का, आपको पता होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पर हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद यहाँ पे मास ऑफ लिक्विड की बात हो रही है, तो मास ऑफ लिक्विड की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये रिलेशन जो है हमको मिल सकता है यहाँ से। तो इसको न्यूमेरिकल्स में मदद मिलेगा इस रिलेशन से। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है एयर में, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट हम किससे फाइंड करते हैं, तो वेट फाइंड करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे हम वेट फाइंड करते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस, इसका वेट मान लीजिए 60 kg आ रहा है, kg न्यूटन आएगा, क्योंकि वेट कैसा यूनिट न्यूटन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 600 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट का वेट एयर में आ रहा है स्प्रिंग बैलेंस से, और कोई ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम वाटर में इसका वेट ले रहे हैं इमर्स करके, ठीक, तब इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना आएगा, तो कम आएगा। मान लीजिए आ रहा है 400 न्यूटन, सेम ऑब्जेक्ट है लेकिन एयर में 600 न्यूटन आ रहा है उसका वेट, और लिक्विड में 400 न्यूटन आ रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो लिक्विड है उसमें एक लिक्विड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, बॉइंट फोर्स लग रहा है, इसी वजह से इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है लिक्विड में वो घट जाता है। तो अगर हम बॉइंट फोर्स हमको फाइंड करना है, तो हम जो एक्चुअल वेट है इसका, एक्चुअल वेट माइनस एपेरेंट वेट कर देंगे तो मिल जाएगा एपेरेंट वेट। जो एक्चुअल वेट है इस ऑब्जेक्ट का, उसमें से इसका जो वेट अपेरेंट वेट आ रहा वाटर में, जो हमको लग रहा है कि इसका वेट है इतना,
लेकिन वास्तव में उतना वेट है नहीं, तो इसको अपेरेंट वेट कहते हैं। तो अपेरेंट वेट यानी एक्चुअल वेट में से अपेरेंट वेट को जब माइनस कर देंगे तो जो वेट आएगा, मान लीजिए 600 न्यूटन है यहाँ पे, इसमें से 400 न्यूटन अगर माइनस करते हैं अपेरेंट वेट, लिक्विड में जो वेट है, तो वो आ जाएगा 200 न्यूटन। यानी कि जो पॉइंट फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे वो 200 न्यूटन का लग रहा है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से देखिए जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से कट भी सकता है क्योंकि दोनों सेम है दोनों साइड। तो ये हो जाएगा कि जो डेंसिटी ऑब्जेक्ट का इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये वाला रिलेशन आगे अभी न्यूमेरिकल जब मैं बताऊंगा तो उसमें इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके बाद में भी आपको जब बताऊंगा डेंसिटी क्या होता है तो वहाँ से एक और रिलेशन मिलेगा कि जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड वाटर हो, यहाँ पर लिक्विड वाटर हो तो ये रिलेटिव डेंसिटी के भी इक्वल हो सकता है, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं रिलेटिव डेंसिटी वाले टॉपिक पे बताऊँगा। तो इतना हमने देख लिया, अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेंसिटी है। ठीक, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला आपको पता होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फार्मूला होता है। ठीक, तो डेंसिटी होता क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही डेंसिटी कहते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास होगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 60 kg। ठीक, और इसका जो वॉल्यूम है सपोज 100 मीटर क्यूब। 60 kg क्या है? उसका मास है, और 100 मीटर क्यूब इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही डेंसिटी कहते हैं। मतलब कि जो एक यूनिट वॉल्यूम है, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, जैसे 100 मीटर क्यूब में 60 kg आ रहा है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना मास आएगा? सपोज 0.1 kg आ रहा है 1 मीटर क्यूब में, सपोज कर लीजिए। तो 0.1 kg पर मीटर क्यूब, ये इसका क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। और इसका फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर पर क्यूब। तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी विल बी इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इसका एसआई यूनिट होता है डेंसिटी का। तो डेंसिटी क्या होता है हमने समझ लिया। अब डेंसिटी रिलेटेड है फ्लोटिंग से। कैसे रिलेटेड है? सपोज एक कोई कंटेनर है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। सपोज एक कोई कंटेनर है और इसमें हमने किसी ऑब्जेक्ट को, हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, उस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज, देखिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इस कंटेनर में जो लिक्विड है वो, उसका डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी कम है किससे? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट हम इसमें डिप कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर ज़्यादा है इस लिक्विड की डेंसिटी से, तो क्या वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा? तो आपका आंसर होगा नो, वो ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है और लिक्विड का डेंसिटी कम है, तो ऑब्जेक्ट अगर इसमें आप डालेंगे तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे आके सेटल हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा कंटेनर लिए, फिर उसमें वाटर लिए,
ठीक। अब इस केस में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया और उस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो कम है, ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है और जो ऑब्जेक्ट हमने इसमें डाला है उसका डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो ऑब्जेक्ट इसमें फ्लोट करेगा। और फ्लोट कहाँ पे करेगा, सरफेस पे। कुछ हिस्सा उस ऑब्जेक्ट का डूबा रहेगा, कुछ हिस्सा ऊपर रहेगा पानी के ऊपर, और वो फ्लोट करेगा। डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट का कम है तब, लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है तब। दूसरा केस, तीसरा केस देखिए, इसमें मान लीजिए हमने फिर वाटर लिया है। इस बार जो ऑब्जेक्ट हमने डाला है उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, इक्वल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, तो ऑब्जेक्ट भी फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी इक्वल है ऑब्जेक्ट का लिक्विड से तो ऑब्जेक्ट भी फ्लोट करेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से डूब कर फ्लोट करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, फ्लोट, पार्शियली इमर्स्ड था, यानी कुछ हिस्सा उसका डूबा था, कुछ हिस्सा पानी के बाहर था। यहाँ पे पूरी तरह से वो डूब जाएगा, उसके बाद फ्लोट करेगा। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट बट द ऑब्जेक्ट विल पार्शियली, नो, ऑब्जेक्ट विल फुल्ली इमर्स्ड इन दैट केस। ओके, तो केस यहाँ पे क्या होगा, इस केस में पूरी तरह से डूब के फ्लोट करेगा। ये तीन केसेस हैं डेंसिटी फ्लोटिंग से कैसे रिलेटेड है, ये बताने के लिए मैंने इन तीन केसेस को आपको समझाया है। डेंसिटी हो गया, हमने देख लिया। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है इससे रिलेटेड, उसको क्या कहते हैं, एक और टॉपिक दिया है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को समझते हैं क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे हमने क्या लिया, वाटर लिया है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। रिलेटिव डेंसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ऑफ वाटर से जो रेशियो है, इस रेशियो को ही रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। इससे हमको पता क्या चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना डूबा हुआ है पानी में, उसका कितना पार्ट डूबा हुआ है, इस रिलेटिव डेंसिटी से हम पता कर सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी हमको यही बताता है कि कोई पार्ट जो है पूरी तरह से डूबा हुआ है या कुछ हिस्सा उसका डूबा हुआ है, कुछ हिस्सा बाहर है। ये चीज़ जानने के लिए हम रिलेटिव डेंसिटी से पता लगा सकते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है फार्मूला। सपोज अगर हम किसी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 800, सपोज कर लीजिए 800 kg पर मीटर क्यूब। kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी का क्या होता है, यूनिट, एसआई यूनिट होता है। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी जो आएगा उस ऑब्जेक्ट का वो क्या आ जाएगा, देखिए यूनिट जो है कट जाएगा और 0 0 0 0 कैंसिल, 10 आया यानी 0.8। तो रिलेटिव डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट का कितना आ गया, 0.8 आ गया। तो इससे हम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर लिए। अब इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का 0.8 पोर्शन उस ऑब्जेक्ट का डूबा हुआ है पानी में और बाकी जो पोर्शन है वो पानी के बाहर है। और अगर ये रिलेटिव डेंसिटी 1 आ जाता रिलेटिव डेंसिटी, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट पूरी तरह से डूबा हुआ है, तब 1 आ जाता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हमने देख लिया, डेंसिटी क्या होता है उसको समझ लिए। तो फ्लोटेशन में जो भी जितने टॉपिक्स दिए हुए थे हमने एक एक टॉपिक बारी बारी कवर कर लिया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी मैंने बताया। अब इस चैप्टर को पूरी तरह और बढ़िया समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर का देखेंगे। आइए देखते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल देखते हैं फ्लोटेशन चैप्टर पे। पहला न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका पहले मतलब समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है। ए वुड ब्लॉक P, ये डेंसिटी, ए रो जो है डेंसिटी दिया हुआ है। ए वुड ब्लॉक ऑफ डेंसिटी
900 kg पर मीटर क्यूब फ्लोट्स इन वाटर, वाटर में तैर रहा है, वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, लकड़ी का डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है और जो पानी है उसका डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुड ब्लॉक, वुड ब्लॉक का कितना भाग, कितना फ्रैक्शन इज बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के नीचे है, यानी पानी में कितना उसका हिस्सा डूबा हुआ है ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुड ब्लॉक इज अबव द सरफेस ऑफ वाटर, कितना हिस्सा जो है पानी के सरफेस के बाहर है उस वुड ब्लॉक का, ये हमको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी का मैंने आपको बताया था, उससे हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं बना दे रहा हूँ, समझ लीजिए पानी है ठीक, और ये वुडन ब्लॉक इस पर फ्लोट कर रहा है। तो वुडन ब्लॉक पानी में फ्लोट कब कर पा रहा है, जब जो बॉयंट फोर्स इस पर लग रहा है। देखिए जो वुडन ब्लॉक कांस्टेंट है, मतलब ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है। अगर इस पर आप थ्रस्ट फोर्स जो है ज़्यादा लग रहा होता तो ऊपर जाता, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा होता तो वो नीचे जाता, लेकिन इस केस में कांस्टेंट है यानी रुका हुआ है, मतलब इसका जो वेट है, वेट होता क्या है, वेट इक्वल्स टू mg, और m को हम लिख सकते हैं क्या, m की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू क्या होती है, m की जगह पे हम लिख सकते हैं gm/r², यही तो होता है वैल्यू। तो ये हमको मिल जाएगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। तो वास्तव में जब वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी का मेजरमेंट होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही वेट होता है। तो वेट इक्वल्स टू mg। अब जो इसका वेट है ये जब बॉयंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा तभी ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो जाएगा एक जगह पे, यानी ये कांस्टेंट अगर फ्लो कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका जो वेट है वो बॉयंट फोर्स के इक्वल है, तभी वो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर पा रहा है, ना वो डूब रहा है ना वो ऊपर जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो वेट होगा वो बॉयंट फोर्स को मैं Fv लिख रहा हूँ, तो वेट जो होगा वो बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा इस केस में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो इक्वल है बॉयंट फोर्स के, तभी वो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर पा रहा है। अब वेट ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुड ब्लॉक इज बीनीथ द सरफेस, ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए जो मैंने रिलेशन आपको बताया था कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं m/g, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और बॉयंट फोर्स को क्या लिख सकते हैं m/g, ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो मास होगा लिक्विड का होगा। तो लिक्विड इस केस में हमारे पास क्या है, वाटर है, तो मास ऑफ वाटर लिख देते हैं। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो फार्मूला मैंने बताया था आपको, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे भी g सेम है, g का वैल्यू तो सेम ही रहेगा अर्थ पे, तो g से g कट जाएगा, वैल्यू सेम है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे कट जाएगा। अब बचा के आपके पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर रहने दीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पे जो ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास देखिए ध्यान से, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने क्या बताया था कि ये रिलेटिव डेंसिटी होता है, ठीक। तो ये रिलेटिव डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट का हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये फार्मूला हमको यहाँ से मिल गया। अब इसी पे हम इस वैल्यूज जो दिए हैं उसको पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, कितना है 900 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम रिप्लेस कर दे रहे हैं 900 kg पर मीटर क्यूब,
अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 0.9। तो ये 0.9 रिलेटिव डेंसिटी जो आया है ये हमको क्या बता रहा है, कितना पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का सबमर्ज्ड है, ऑब्जेक्ट का कितना पार्ट डूबा हुआ है ये 0.9 बता रहा है। और अगर 1 आया होता तो मतलब पूरी तरह से डूबा हुआ है तो 1 आ जाता रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी 0.9 आया है, मतलब कि ऑब्जेक्ट का 0.9 पार्ट जो है, 0.9 हिस्सा जो है इतना पार्ट डूबा हुआ है पानी में। अगर इसको हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो इससे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी 90%। तो जो ये वुडन ब्लॉक है इसका 90% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। अब दूसरा केस क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुड ब्लॉक इज अबव द सरफेस ऑफ वाटर, कितना हिस्सा उसका पानी से बाहर है। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी आया था इसको 1 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे रिलेटिव डेंसिटी को 0.9 को, कितना आ जाएगा 0.1, यानी 0.1 पार्ट जो है उस ऑब्जेक्ट का वो पानी के बाहर है। अगर परसेंटेज में आप निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10%। 90% डूबा हुआ था तो 10% पानी के ऊपर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 100%, यानी टोटल उसका परसेंटेज मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का। यानी इस ऑब्जेक्ट का जिसका डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब है और वाटर में है, वाटर का डेंसिटी क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का 90% हिस्सा जो होगा पानी में डूब जाएगा और 10% हिस्सा पानी के बाहर रहेगा और वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। इसके आगे आइए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। तो आइए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन एयर एंड इट्स मास वाज 80 kg। किसी ऑब्जेक्ट को हवा में मेजर किया गया और उसका जो मास था वो 80 kg आ रहा था, ठीक। व्हेन इट इज, यहाँ पे मास नहीं होगा, यहाँ पे वेट होगा, क्योंकि मास तो चेंज होता नहीं है कहीं पे भी, जो वेट होता है वो चेंज होता है। तो इसका वेट जो है एयर में जब मेजर किया गया तो 80 kg आया। व्हेन इट मेजर्ड इन वाटर इट्स वेट वाज 60 kg। तो फाइंड बॉयंट फोर्स एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि बॉयंट फोर्स फाइंड कीजिए और रिलेटिव डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट है उसका फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो बॉयंट फोर्स अगर आपको फाइंड करना है तो इसमें जो एक्चुअल वेट है उसमें से माइनस कर देंगे अपैरेंट वेट को। अपैरेंट वेट को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो वो यहाँ पे 80 kg जो दिया हुआ है, सबसे पहले एक्चुअल वेट फाइंड करते हैं। एक्चुअल वेट जो होगा वो केजी पर मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि न्यूटन, 80 न्यूटन है यहाँ पे। तो ये केजी होता है, मास का होता है यूनिट, तो यहाँ पे 80 न्यूटन हम लिख देंगे, मतलब फोर्स है हमारा। तो वास्तव में जो एक्चुअल वेट है वो 80 न्यूटन है, ठीक। और जो अपैरेंट वेट है वो कितना है, यहाँ पे वैल्यू मैं सीधे रख दे रहा हूँ। बॉयंट फोर्स विल बी इक्वल टू, जो एक्चुअल वेट है वो 80 न्यूटन है, तो 80 माइनस अपैरेंट वेट कितना है 60 न्यूटन। तो माइनस करेंगे तो 80 में 60 20 न्यूटन, यानी जो बॉयंट फोर्स उस पर लग रहा है वो कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का लग रहा है। यहाँ पे केजी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब वेट होता है, वेट का जो यूनिट होता है वो केजी नहीं होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए 80 न्यूटन होगा और 60 न्यूटन होगा। तो 80 न्यूटन जो था एक्चुअल वेट था, एयर में जो वेट लिया गया था, और 60 न्यूटन पानी में जो वेट लिया गया था। तो उसमें से एक्चुअल वेट में से अपैरेंट वेट को माइनस करेंगे तो जो वेट आएगा वो वास्तव में बॉयंट फोर्स के इक्वल होता है। तो 20 न्यूटन जो है बॉयंट फोर्स हो जाएगा आपका। दूसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एक फार्मूला, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है कम्प्लीटली इमर्स्ड है, पूरी तरह से डूबा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसके बाद मेजरमेंट उसका किया गया है। तो अगर कम्प्लीटली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट है तो उस केस में एक फार्मूला आपको मैं बता दूं कि जो बॉयंट फोर्स होता है वो इक्वल होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो बॉयंट फोर्स हमारे पास है। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, तो आपको जैसा कि मालूम है कि अगर हम मान लीजिए वेट अपॉन बॉयंट फोर्स का रेशियो ले रहे हैं तो कम्प्लीटली इमर्स्ड है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो कम्प्लीटली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि जो वेट क्या होता है, हम लिख सकते हैं वेट को m/g। तो m/g के यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद बॉयंट फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जो बॉयंसी होता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो बॉयंसी मैं आपको बता दूं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉयंसी डिपेंड करता है वॉल्यूम इमर्स्ड पार्ट का, जो ऑब्जेक्ट का इमर्स्ड पार्ट है उसका वॉल्यूम इंटू जो डेंसिटी है लिक्विड का उस पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है बॉयंसी। तो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट, तो इस केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जो इमर्स्ड पार्ट होगा वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। टोटल वॉल्यूम होगा जो ऑब्जेक्ट का वो होगा यहाँ पे, ठीक। इमर्स्ड में मतलब पूरी तरह से डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का आ जाएगा इंटू, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात किया है, यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है उसको लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखेंगे, ठीक। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लिखेंगे। तो ये फार्मूला आया कहाँ से, यहीं से आया। देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमर्स हुआ है तो पूरी तरह से डूबा हुआ है तो पूरा उसका वॉल्यूम आ जाएगा ऑब्जेक्ट का, और ऊपर जो वेट में हमने वॉल्यूम लिया था उस ऑब्जेक्ट का वहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आया था। तो जो रेशियो है इसमें वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है वो भी कट जाएगा। तो जो W/B है यानी वेट अपॉन बॉयंट फोर्स, ये क्या है, बॉयंट फोर्स है, ठीक। ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इक्वल हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जब हम वाटर का केस ले रहे हैं तो वाटर के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, इसके भी इक्वल हो जाएगा। तो ये फार्मूला वहाँ से आ जाएगा कि वेट अपॉन बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी एंड बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। यही फार्मूला आ गया, इस तरह से फार्मूला आया है। तो इसी फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे, यानी बॉयंट फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट कितना है 80 न्यूटन, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे ऑन रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हमको फाइंड करना है तो इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। अब रिलेटिव डेंसिटी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, रिलेटिव डेंसिटी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है 80 न्यूटन और जो बॉयंट फोर्स उस पर लग रहा है वो 20 न्यूटन का लग रहा है, ठीक। 20 न्यूटन हो गया, न्यूटन से न्यूटन कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 8, रिलेटिव डेंसिटी आ गया 4, रिलेटिव डेंसिटी आ गया 4। अब रिलेटिव डेंसिटी 4 आया है मतलब कि ये ऑब्जेक्ट मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी का जो रेशियो है वो क्या है 4 है, रिलेटिव डेंसिटी 4। तो हमने जो बॉयंट फोर्स और रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना तो फाइंड कर लिया। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बॉयंसी का। बॉयंसी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स इन द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस फार्मूले से इस तरह से वेट अपॉन बॉयंट फोर्स का रेशियो जब रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कट जाएगा और फिर ये फार्मूला हमको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल मैंने साफ किया। इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हमने 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं